हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नया प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि हिंदी कहानी से है। यूरोप की कहानी में फ्रांस का योगदान। ये MSD 5 से है ये प्रश्न। तो आंसर उत्तर बोलने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और शेयर और अपने दोस्तों को बताएं कि जिससे कि उन्हें भी इस प्रश्न का उत्तर मिल सके और आसानी से वो एग्ज़ाम में आंसर कर सकें। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यूरोप में कहानी की मौखिक परंपरा से जोड़ा जाता है। यह मौखिक वृत्तांत पद्य में रचे गए, बाद में गद्य में भी कहानी लोकप्रिय हुई। यूरोप की इसी मौखिक कथाओं से कहानी लेखन का विकास माना जाता है। फ्रांसीसी कहानी 19वीं शताब्दी, यानी कि जो फ्रांसीसी कहानी थी वो 19वीं शताब्दी में उसका क्या स्वरूप था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आधुनिक कहानी के विकास में फ्रांस की भूमिका अविस्मरणीय है। विभिन्न लेखकों ने यथार्थवाद के धरातल पर अपनी लेखनी चलाई। जो पहले लेखक थे वो कौन थे? वॉलजॉक। हम यहाँ पे नाम जो है छोटा करके अगर लिखेंगे और याद करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। तो वॉलजॉक हम इतना ही याद रखेंगे। 19वीं शताब्दी वॉलजॉक और फ्रांस की शताब्दी मानी जाती है। इन्होंने यथार्थवादी कहानी की ज़मीनी तैयारी की। इनकी कहानी आधुनिक समाज की सशक्त अभिव्यक्ति थी। वॉलजॉक अपने को फ्रांसीसी समाज का सचिव कहता था और इन्होंने फ्रांसीसी समाज का जो यथार्थवादी जो कहानी था उसका सजीव वर्णन किया था। इन्होंने अपनी कहानी में सिद्ध किया कि वातावरण ही व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। अर्थात अपनी कहानियों में वॉलजॉक ने सामाजिक वर्गों तथा उसके वातावरण को अभिव्यक्त किया। उन्होंने फ्रांसीसी समाज के सभी वर्गों का चित्रण किया। कृषक, मजदूर, अमीर, गरीब वर्गों की आवाज़ बने। जो वॉलजॉक थे उन वो सभी वर्गों की आवाज़ बने वो, और सभी वर्गों के बारे में उन्होंने लिखा। पारंपरिक ढांचे से अलग कला का मार्ग चुना। जो पहले से जो चल के आ रहा था, जो पारंपरिक ढांचा था, उससे अलग इन्होंने अपना मार्ग चुना। पहले कहानी कथानक पर आधारित होती थी। कहानी किसी संकट से शुरू होकर संकट के समाधान पर खत्म हो जाती थी। आज भी हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई समस्या शुरू होता है और समस्या का समाधान हुआ और कहानी ख़त्म हो गया। परंतु ये जो थे वॉलजॉक, उन्होंने एक अलग तरह का तरीका अपनाया था लेखन का और वो व्यक्तित्ववाद को प्रमुखता दिए थे। परंतु अब कहानी के केंद्र में चरित्र और वातावरण को रखा जाने लगा था। जो पात्र थे, जो चरित्र था व्यक्ति का और जो वातावरण था, अब इन्होंने उस पर कहानी लिखना शुरू किया था। इस तरह से हम फिर दूसरा लेखक के बारे में लिखना शुरू करेंगे, अलेक्सांद्र द्यूमा। अब यहाँ पे द्यूमा नाम याद रखेंगे। अगर हम केवल द्यूमा भी लिख के शुरू करें तब भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। वॉलजॉक के अतिरिक्त अन्य कहानीकार भी इस वक्त हुए, उनमें अलेक्सांद्र द्यूमा महत्वपूर्ण है। वॉलजॉक यथार्थवादी कहानीकारक थे तो वहीं द्यूमा उनके उल्टा रूमानी कहानियाँ लिखें। इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों को आधार बनाया। जिस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक कहानीकार माने जाते हैं, प्रसाद जी ने ऐतिहासिक विषय तथा पात्र को लेकर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उपन्यासों की रचना किए हैं। इसी तरह से जो हमारे द्युमा थे, इन्होंने भी रूमानी कहानियाँ और ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया अपनी कहानी का। अगला लेखक हम लेते हैं अल्फ्रेड द विग्नी। तो यहाँ पे हम केवल विग्नी अगर हम नाम लिखते हैं तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो हम शॉर्टकट में अगर हम लेके चले थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्योंकि नाम याद नहीं रहते हैं, तो हम विग्नी लिख सकते हैं। द्युमा के बाद विग्नी का नाम कहानीकार के रूप में उल्लेखनीय है। इन्होंने दर्शन और कहानी को जोड़ने का प्रयास किया। अपनी कहानियों में कवियों, सैनिकों तथा पैगंबरों का बचाव किया। इन्होंने ये समाज से बहिष्कृत माने जाते थे। इन्होंने कहा कि जो कवि है, जो सैनिक है, जो पैगंबर है, ये लोग समाज से बहिष्कृत है, इन्हें समाज नहीं स्वीकारता है। तो इन्होंने इनका बचाव करने के लिए कहानी लिखा और इनका मानना था कि समाज बुद्धिजीवियों से नफरत करता है, अतः उन्हें तत्कालीन समाज के प्रति अपनी कहानियों में घृणा दिखाई। जो समाज जो था, इन्होंने उसके प्रति ही घृणा दिखाया, क्योंकि उनका मानना था जो समाज है वो बुद्धिजीवियों की चीज़ों को नहीं समझता, उनकी वास्तविकताओं को, उनके हृदय को। जो हमारा बुद्धिजीवी जो समाज है वो नहीं समझता है, जो हमारा समाज है वो बुद्धिजीवियों को नहीं समझता है। तो इस तरह से उन्होंने समाज के प्रति घृणा दिखाई अपनी कहानियों में। विग्नी की कहानियाँ साधारण
कथानक तथा उत्कृष्ट तकनीक के लिए सराहा गया। अगला लेखक हमारा है मेरिमी। मेरिमी का नाम भी फ्रांसीसी कहानीकारों के बीच आदर से लिया जाता है। इनका पूरा नाम प्रोस्पर मेरिमी है। इन्होंने अपनी कहानियों में लोक संस्कृति, स्थानीयता और रोमानी सम्मोहन को महत्वपूर्ण ढंग से उठाया। इनकी कहानियां वस्तुनिष्ठ रूप से उत्कृष्ट है तथा इनका विवरण यथार्थवाद के करीब है। हिंदी लेखन में देवकीनंदन खत्री, जो चंद्रकांता के लेखक, इन्होंने भी रोमानी तथा सम्मोहन को अपनी लेखनी का आधार बनाया। इस तरह से अगर हम हिंदी लेखन से अगर हम इनको जोड़ते रहें तो हमारा उत्तर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम एग्जाम्पल के रूप में हमारे समाज के जो लेखक हैं उनका नाम ले सकते हैं। हमारे 5वें लेखक हैं लावेर। यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम लिखा है ताकि याद करने में आसान हो। लावेर की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है थ्री टेल्स। अब ये नाम जो कहानी का है ये आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। थ्री टेल्स इनका कहानी है। इसमें 3 कहानियाँ संग्रहित हैं। तीनों कहानियों की शैली एक दूसरे से नितांत भिन्न है। शैली का यह विविधता लोवेर को कहानी के कुशल लेखक के रूप में स्थापित करती है। अगला लेखक मैंने लिया है मोपासा। इन्हें इनकी कहानियों के आधार पर सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। मोपासा ने वाग विद्या यानी कि जो बोलने की विद्या थी उसको विडंबना, सामाजिक आलोचना, आदर्शवाद, मनोवैज्ञानिक जैसे विषयों को आधार बनाकर अपने पैमाने पर कहानी संग्रहों की रचना की। अगर हम यहाँ पे चाहें तो अलग अलग लाइन बना के थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हैं आंसर को। तो इनका जो था वो सामाजिक आलोचना भी इन्होंने किया था, जो सामाजिक विडंबना था उसको भी आधार बनाया था, और आदर्शवाद को इन्होंने लिया था। मनोवैज्ञानिक जो मानसिक चीज़ें होती है उन चीज़ों को भी लेकर इन्होंने रचनाएं की थी। इनकी कहानियाँ फ्रांस के तत्कालीन समाज का रूप को चित्रित करती है। इसमें युद्ध, मृत्यु, भय, पाखंड, सुख की तलाश, स्त्रियों का शोषण, द्वंद्व, वेश्या, व्यभिचारी पुरुष, किसान, मजदूर, कुलीन आदि तमाम विषयों को लेकर कहानियों का निर्माण किया। इनकी कहानियों के पात्रों तथा चरित्रों में असाधारण विविधता का दर्शन होता है। इनका वाक चातुर्य कलात्मक आस्वादन उत्पन्न करता है। हिंदी साहित्य को देखें तो मनोविश्लेषण लेखकों में जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे आदि हैं जो कि फ्रायड से प्रभावित हैं। फ्रायड यहूदी साहित्यकार मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने कोई भी क्षेत्र को नहीं अछूता नहीं रखा, छोड़ा नहीं, और सब कुछ के बारे में हर समाज के हर पहलू को इन्होंने उजागर किया अपनी कहानियों में। और जो हम इसी को हम अगर अपने समाज से, हम हिंदी साहित्य से अगर हम जोड़ें तो हमारे यहाँ ऐसे लेखक जो थे वो जैनेन्द्र थे, ईलाचंद्र जोशी थे, अज्ञे थे, और ये सब किससे प्रभावित थे तो फ्रायड से प्रभावित थे। एमिल जोला, जो जोला अगर हम नाम याद रखें तो ये काफ़ी है। जोला की कहानियाँ प्रकृतिकवाद की प्रवर्तक बनी। ये प्रकृतिकवादी कवि थे। प्रकृतिक के बारे में इन्होंने लिखा। जोला का मानना है कि मनुष्य और प्राकृतिक कहानियों में वैसे ही चरित्रित होने चाहिए जैसे वे हैं। इन्होंने बोला था कि अपनी बातों को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, कहानियाँ जैसी हैं, जो चीज़ें हमारे प्राकृतिक में हैं उनको वैसे ही चित्रित करना चाहिए। और इसी तरह के कलाकार जो थे, लेखककार जो थे हमारे भारत में, महादेवी, पंत, निराला, ये सब हैं। और केन के कवि केदारनाथ अग्रवाल को माना जाता है, ये भी प्रकृतिवादी कवि कहे जाते हैं। और इनका एक अगर हम यहाँ पे कोट करें, मुझे याद है ये वाला कविता, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है और इसको प्रकृति को मानवीकृत करके इन्होंने बखूबी इसको प्रस्तुत किया है। आगे हम अगर देखते हैं कि फ्रांसीसी कहानी और 20वीं सदी। अब 19वीं सदी की बात हमने की कि कहानी का स्वरूप कैसा था, 20वीं सदी में फ्रांस में कहानी का स्वरूप कैसा था। 20वीं सदी में फ्रांसीसी कहानी में बदलाव आती है। 19वीं सदी की यथार्थवादी विरासत को संजोते हुए कहानी में शिल्प के स्तर पर प्रयोगों की शुरुआत होती है। इन दिनों विश्व ने 2 विश्व युद्ध की भयावह स्थिति को देखा था, अतः लेखकों ने अपनी लेखनी भयानकता, लाचारी और शोषण के नए आयाम पर चलानी शुरू कर दी। इस वक्त मानवीयता, करुणा और सहानुभूति का एक नया अनुभव लेखक में देखने को मिला। इन दिनों आधुनिकतावाद का जन्म हुआ और स्त्री लेखन में नई धारा मिली। सबसे पहले की कहानियाँ समाज को केंद्र में रखकर लिखी जाती थी, अब व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखा जाने लगा। कहने का मतलब कि जो 19वीं शताब्दी की जो कहानियाँ थी वो समाज को लेकर लिखा जाता था, का जो लेखन हुआ इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा जाने लगा।
इसमें जो प्रमुख जो लेखक हैं उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जिद नए बोध के कहानीकार के रूप में उभरे। इनकी कहानियों में केंद्र में व्यक्ति को रखा गया। विश्व युद्ध में जो उद्वेलन रोमांच उत्पन्न हुआ, जिद ने अपनी कहानियों में उसे नैतिक स्वभाव से जोड़ने की कोशिश की। अगला हमारा लेखक है पाल बलेरी। अगर हम यहाँ पे बलेरी नाम भी इस्तेमाल करें तो ठीक है। बलेरी ने अपनी कहानी में बुद्धि और भाव तथा अस्तित्व और अनअस्तित्व के बीच संघर्ष को दिखाया। अनातोले की बात करें, अनातोले ने यथार्थवादी कहानी को सुंदर तरीके से चित्रित किया। जिस प्रकार प्रेमचंद्र को हम यथार्थवादी चित्रण के लिए भारतीय संदर्भ में जानते हैं, 20वीं सदी में फ्रांस में अनातोले वैसे ही नाम है। अल्बेर कामू की कहानियां अस्तित्ववाद को अभिव्यक्त करती है। अस्तित्ववाद एक मानवतावादी दर्शन है। इसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है। पाप पुण्य आत्मा परमात्मा में उनका विश्वास नहीं रहता। अतः कामू की कहानियां व्यक्तित्व तथा उनके वर्तमान पर आधारित है। अगला लेखक है हमारे सार्त्र का पूरा नाम जयान बाल सार्त्र है। ये भी अस्तित्ववादी रचनाकार है। इन्हें परिपक्व का सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। फ्रांसीसी कहानी में स्त्री लेखन। फ्रांस में स्त्री लेखन की लंबी परंपरा रही है। मदाम लाफायते, मदाम स्टायल, जॉर्ज सैंड, सिमोन द बोवा, कोलेत, मार्गोरी दूडा और नताली सारोत जैसी लेखिकाओं ने अपनी कहानियों में स्त्री दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। अब यहाँ पे अगर हम इन नामों को लें जो स्त्रियों के नाम हैं, तो हम पूरा नाम ना लेके लफायते, स्टाइल, सैंड इस तरह के नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो जॉर्ज सैंड जो थे, इन्होंने 19वीं शताब्दी में फ्रेंच लेखिका थी जिन्होंने कि रूमानी आंदोलन का हिस्सा थी और वह रूसो के विचारों से प्रभावित थी। इन्होंने नैतिक आचरण को महत्वपूर्ण बनाया तथा स्त्री चेतना के साथ इस आधार को उन्होंने लोकप्रिय बनाया। फ्रेंच लेखिका में कोलेत का भी नाम है, जो कि रोजमर्रा के मानवीय अनुभवों और समस्याओं को अपनी कहानियों का विषय बनाया। जो दूडा थी, इन्होंने स्त्री और स्त्री देह की सहनशील प्रवृत्ति को रेखांकित किया है। और जो स्त्रियां होती हैं हमेशा लचर नजर आती हैं, लाचार होती हैं, तो उनकी समस्याओं को दूडा ने उठाया है अपनी कहानियों में। अगला है नताली, जो लेखिका है, इन्होंने मानव बोध और स्वभाव के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को बड़ी शिद्दत से दर्ज किया है। जो मानव का जो स्वभाव होता है, उनका जो बोध होता है, उनकी जो समस्याएं होती है, उसका जो उतार और चढ़ाव होता है, नताली ने उसको शिद्दत से दर्ज किया अपनी कहानियों में। सेगान की बात करें तो इन्होंने जो निठल्ले अमीरों के जीवन और स्वार्थ का जो पहलू होता है, खतरनाक पहलू होता है, उसकी छवियों को दिखाया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, खतरनाम लिखा हुआ है, खतरनाक होगा ये। इस तरह से हम अगर निष्कर्ष पे आते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप की कहानियों में फ्रांस के लेखकों की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आखिर में कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है ये 10 नंबर का। तो इसको अच्छे तरह से आप देख सकते हैं। और ये मैंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो इसको पढ़ने में आसानी है। तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें और इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहें। शायद आपको अपनी भाषा में एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा और एक बार 2 बार पढ़ने में याद हो जाएगा। तो धन्यवाद।